बाबा, ये सुरेश कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये क्या? ये तो हमारे जमीनों का नक्शा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब किया। गांव सुखपुर नाम भले ही सुखद लगता था। चारों ओर सूखे की मार थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं। रामदीन, जो गांव का सबसे गरीब किसान था, अपने परिवार के साथ इस सूखे का सबसे बड़ा शिकार बन चुका था। उसके घर के चूल्हे में अब रोजाना आग जलाना भी मुश्किल हो गया था। रामदीन अपने सूखे खेत की ओर देख रहा है। पास में उसकी पत्नी सरला घड़े में पानी भरने की कोशिश कर रही है। सरला, देख तो सही, इस बार तो सारी फसल बर्बाद हो गई। लगता है भगवान ने हम गरीबों की सुननी ही बंद कर दी है। भगवान को मत कोसिए, पूरे गांव में यही हाल है। परसों भी चूल्हा जलाने के लिए पड़ोस से आटा मांगना पड़ा था। कितने दिन और ऐसे चलेंगे? पता नहीं सरला, अब तो खेत से कुछ मिलने की उम्मीद ही नहीं बची। ऊपर से बच्चों की भूख। बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। गांव के सरपंच धर्म सिंह गांव वालों को इकट्ठा करके एक बैठक बुलाते हैं। सुनो भाई, सूखे ने हम सबकी हालत खराब कर दी है। तालाब सूख चुका है, कुएं में पानी नहीं बचा और खेत बंजर हो गए हैं। हमें मिलकर कुछ करना होगा। सही कह रहे हो धर्म सिंह, लेकिन हम करेंगे क्या? जब बारिश ही नहीं हो रही है तो भगवान को कैसे मनाएंगे? सरपंच जी, अब तो घर में खाने को कुछ नहीं बचा। अगर कुछ नहीं हुआ तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। मैं समझता हूँ रामदीन, लेकिन हमें मिलकर काम करना होगा। हो सकता है गांव के तालाब को फिर से गहरा करें ताकि बारिश का पानी रुके। लेकिन जब बारिश ही नहीं होगी तो तालाब भरने का क्या फायदा? हमें कोई और तरीका सोचना होगा। तरीका तो खोजना ही पड़ेगा। अकेले अकेले कुछ नहीं होगा। गांव के लोग एकजुट होकर काम करेंगे तो शायद हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकें। गांव के कुएं पर पानी लेने के लिए भीड़ जमा होती है। अरे भाई, पहले मैं आया हूँ, पानी तो मैं भरूंगा। अरे, इतनी देर से मैं लाइन में खड़ा हूँ, तुमको जल्दी क्यों है? अरे अरे, झगड़ा मत करो। इस मुश्किल समय में अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो सूखा नहीं, हमारी आपसी फूट से ही हमें खत्म होना पड़ेगा। सबको पानी मिलेगा, सब्र रखो। रात को रामदीन अपने बच्चों को समझा रहा है। बिटिया रानी, आज थोड़ा कम खाकर सो जाना। कल अगर कुछ उधार मिल गया तो मैं रोटी बनवा दूंगा। तुम चिंता मत करो, बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगी, चाहे घर की आखिरी चीज ही क्यों ना बेचनी पड़े। ये हालत कब ठीक होंगे? सरला, बच्चों की मासूम आंखों में भूख देखकर कलेजा फटा जाता है। गर्मियों की तपिश के बीच एक सुबह गांव सुखपुर में एक अजनबी व्यापारी सुरेश का आगमन हुआ। वो अपने ठाट बाट और चमचमाती गाड़ी के साथ गांव की चौपाल पर पहुंचा। उसकी पोशाक और बोलचाल से ये साफ झलक रहा था कि वो शहर का आदमी है। उसने खुद को एक सफल व्यापारी और खेत में नई तकनीकों का जानकार बताया। गांव की चौपाल पर गांव वाले आपस में बातें कर रहे हैं। सुरेश की गाड़ी पास आकर रुकती है। सभी चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं सुरेश एक व्यापारी हूँ। आपके गांव के हालात देखकर यहाँ आया हूँ। सुना है इस साल सूखे ने आपकी फसलें चौपट कर दी। नमस्कार। हाँ भाई, हालात तो सच में बहुत खराब हैं, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। शहर में खेती के लिए नई नई तकनीकें आई हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं अपनी विशेषज्ञता से आपकी फसल उगाने में मदद कर सकता हूँ। क्या सच में? लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। नई तकनीक के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के साथ साझेदारी करूंगा। मुनाफा होगा तो सब मिलकर बांटेंगे। पंडित जगन्नाथ चौपाल के कोने में बैठे सुरेश को घूर रहे हैं। सुरेश उनकी ओर बढ़ता है। पंडित जी, आपने अभी तक कुछ नहीं कहा।
आप गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी राय मायने रखती है। बेटा, बात तो मीठी कर रहे हो, पर जो मीठा होता है वो हर समय सही ही नहीं होता। ये जरूरी नहीं। तुम व्यापारी हो और व्यापारी हमेशा मुनाफा देखता है। तुम्हारा मुनाफा किसमें है? पंडित जी, मेरा मुनाफा आपके गांव की खुशहाली में है। मैं चाहता हूं कि गांव वाले तरक्की करें ताकि मेरे जैसे व्यापारी की साख बढ़े। साख के साथ साथ कहीं और कुछ कमाने का इरादा तो नहीं? आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं पंडित जी, समय के साथ सब साफ हो जाएगा। मुझे लगता है सुरेश की बातों में दम है। अगर वह हमें नई तकनीक सिखा दे तो शायद हमारे हालात सुधर जाएं। हाँ सरपंच जी, अब अपनी मेहनत से तो कुछ नहीं हो पा रहा, तो उसकी मदद क्यों ना ले। लेकिन सोच समझकर फैसला करना होगा, क्योंकि अजनबी यूं ही मदद करने नहीं आता। पंडित जी, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। बच्चे भूखे हैं। अगर ये आदमी हमारी मदद कर सकता है तो हमें मौका देना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम सुरेश से पूरी बात स्पष्ट करेंगे। उसके साथ कोई भी करार करने से पहले सब कुछ जानना जरूरी है। सुरेश भाई, तुमने कहा कि तुम नई तकनीक से खेती करोगे, लेकिन हमें यह विस्तार से समझाओ। सरपंच जी, मैं ड्रीप सिंचाई और आधुनिक बीज का इस्तेमाल करूंगा। इससे कम पानी में भी फसलें उगाई जा सकती हैं। इसके अलावा मैं अपने खर्च पर एक ट्यूबवेल लगवाऊंगा जिसका पानी सबको मिलेगा। क्या सच में? अगर ऐसा हो जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा मकसद सबकी तरक्की, और हाँ, मुझे भी कुछ हिस्सा चाहिए जो फसल के मुनाफे से होगा। मुझ आप सबकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। गांव का 20 वर्षीय युवा बबलू अपनी तेज बुद्धि और चतुराई के लिए मशहूर था। वो अक्सर गांव वालों की मदद करता और नई योजनाओं पर नजर रखता। सुरेश की चिकनी चुपड़ी बातें और उसकी अजीब योजना ने बबलू के मन में शक पैदा कर दिया। उसने ठान लिया कि वो सुरेश की सच्चाई का पता लगा कर रहेगा। बबलू ने सुरेश की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि सुरेश देर रात अपने फोन पर किसी से लंबी लंबी बातें करता था और अक्सर गांव वालों से उनकी जमीनों और पैसे के बारे में सवाल पूछता था। बबलू ने अपनी चालाकी से सुरेश की असलियत का पर्दाफाश करने की योजना बनाई। बाबा, ये सुरेश कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसके इरादे मुझे संदिग्ध लग रहे हैं। अरे बेटा, सुरेश ने जो वादा किया है उससे तो गांव का भला होगा। तुम क्यों उस पर शक कर रहे हो? बाबा, कोई अजनबी यूं ही आकर इतनी बड़ी मदद नहीं करता। और पंडित जी, आपने भी कहा था जो चीज ज्यादा मीठी लगे उसमें जरूर कुछ कड़वाहट छिपी रहती है। बबलू सही कह रहा है, हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बेटे, सबूत के बिना कुछ भी कहना मुश्किल है। आप फिक्र मत कीजिए पंडित जी, मैं सुरेश की सच्चाई का पता लगाऊंगा। बबलू रात को सुरेश के कमरे में घुसकर उसकी फाइलों और कागजों की जांच करता है। उसे एक नक्शा और कुछ दस्तावेज मिलते हैं। ये क्या? ये तो हमारे जमीनों का नक्शा है। सुरेश यहाँ हमारी जमीनों पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। अचानक सुरेश कमरे में आ जाता है। बबलू छिपने की कोशिश करता है। कौन है? लगता है कोई मेरी फाइलों को चुनने की कोशिश कर रहा है। बबलू खिड़की से कूदकर भाग जाता है। बबलू घर आकर अपने पिता और पंडित जगन्नाथ को सब कुछ बताता है। बाबा, पंडित जी, मैंने सुरेश की सच्चाई जान ली है। उसके कागजों में हमारे गांव की जमीनों का नक्शा है। वह हमें धोखा देने आया है। क्या? तो सुरेश का वादा झूठा था? मैंने पहले ही कहा था, यह आदमी भरोसे के लायक नहीं है। अब गांव वालों को ये बताना होगा। लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के कोई हमारी बात नहीं मानेगा। हमें ये कागज और उसकी बातचीत रिकॉर्ड करनी होगी। अगले दिन बबलू गांव वालों को चौपाल पर बुलाता है और सुरेश की सच्चाई बताने की कोशिश करता है। भाइयों और बहनों, सुरेश की असलियत कुछ और है।
वह हमारी जमीनों पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। मैंने उसके कागज और बातचीत के सबूत जुटाए हैं। बबलू, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। क्या तुम्हारे पास ठोस सबूत है? हाँ सरपंच जी, मैं कल सुरेश के कमरे में गया था और उसकी फाइलों में ये नक्शा पाया। यह देखिए। गांव वाले नक्शा देखकर हैरान हो जाते हैं। तो इसका मतलब सुरेश हमें धोखा दे रहा था। गांव की चौपाल पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सरपंच धर्म सिंह ने पंचायत बुलाई थी ताकि सुरेश से उसके इरादों का हिसाब लिया जा सके। दूसरी तरफ बबलू ने सुरेश के खिलाफ जो सबूत जुटाए थे उन्हें सभी के सामने पेश करने की तैयारी कर ली थी। सुरेश को अपनी चालाकी के उजागर होने का अंदेशा हो गया था, लेकिन उसने अभी भी अपनी सफाई देने की पूरी तैयारी कर रखी थी। सुरेश जी, गांव वालों ने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी सफाई दें। क्या यह सच है कि आपने हमारी जमीनों और हमारे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है? सरपंच जी, ये सब गलतफहमी है। मैंने हमेशा गांव के भले की बात की है। अगर किसी को मुझ पर शक है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं सुरेश। मैंने तुम्हारे कमरे में वो नक्शा देखा जिससे गांव की जमीन का पूरा हिसाब किताब उसमें लिखा हुआ है। तुम यहाँ हमारी जमीनों पर कब्जा करने आए हो। ये लड़का झूठ बोल रहा है। मेरे पास ऐसा कोई नक्शा नहीं है। ये मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। बबलू सुरेश के खिलाफ जुटाए गए सबूत निकालता है। वो नक्शा और रिकॉर्डिंग सभी के सामने पेश करता है। गांव वालों, ये देखिए, ये नक्शा मैंने सुरेश के कमरे में पाया था और ये रिकॉर्डिंग जिसमें सुरेश को किसी फोन पर ये बात कर रहा है कि वो हमारी जमीनों पर कब्जा करेगा। गांव वाले नक्शा और रिकॉर्डिंग सुनते हैं और हैरान रह जाते हैं। तो ये आदमी हमें धोखा दे रहा था। हम सब इसकी चिकनी चुपी बातों में फंस गए। अगर बबलू नहीं होता तो हमारा सब कुछ चला जाता। सुरेश जी, अब आपके पास क्या सफाई है? ये सबूत सब कुछ बयां कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब किया। मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। तुम्हें शर्म नहीं आई हमारे भरोसे के साथ खिलवाड़ करते हुए? ये गांव हमारे पूर्वजों की धरोहर है। सुरेश, तुम्हारे जैसे लोगों को ही गांव को बर्बाद करने वाला माना जाता है। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसको पकड़ो, ये आदमी हमारे साथ विश्वासघात कर रहा था। गांव वाले सुरेश को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सुरेश घबराकर भागने लगता है, लेकिन बबलू और अन्य युवाओं ने पहले से तैयारी कर रखी थी। वे उसे रास्ते में पकड़ लेते हैं। तुम समझते हो कि तुम भाग जाओगे? हमारे गांव की इज्जत से खेलने वालों को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। मुझे माफ कर दो। मैं ये यहाँ से चला जाऊंगा। फिर कभी भी गांव की तरफ नहीं देखूंगा। तुम्हें यहाँ से जाना तो होगा, लेकिन उसके पहले पंचायत तुम्हें सजा देगी। गांव वालों, हमने देखा कि सुरेश ने हमारे साथ क्या किया। अब हमें फैसला लेना होगा कि इसे क्या सजा दी जाए। इससे कहो कि हमारे नुकसान की भरपाई करे और इसे गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। सजा ऐसी होनी चाहिए कि कोई और हमारे साथ ऐसी हिम्मत ना करे करने की। सुरेश, हम तुम्हें गांव से हमेशा के लिए बाहर निकाल रहे हैं। तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम यहाँ कभी लौटने की कोशिश मत करना, और अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ भी करने की सोची तो हम पुलिस को बुलाएंगे। सुरेश गांव छोड़कर चला जाता है। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। सुरेश के जाने के बाद गांव में नई ऊर्जा और एकता का माहौल था। हालांकि सूखा अभी भी एक बड़ी चुनौती था, लेकिन अब गांव वाले मिलकर इसका सामना करने के लिए तैयार थे। पंडित जगन्नाथ ने एक सुझाव दिया जो गांव वालों के दिलों में उम्मीद की किरण जगाने वाला था। गांव वालों, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलें। यहाँ के पुराने तालाब को खोदकर दोबारा तैयार करना ही हमारी समस्या का हल है। बारिश जरूर होगी, लेकिन अगर हमने पानी जमा करने की तैयारी नहीं की तो सब व्यर्थ हो जाएगा। पंडित जी सही कह रहे हैं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये मुमकिन है। लेकिन तालाब खोदने के लिए कितनी मेहनत और समय लगेगा?
क्या हम सभी इसे पूरा कर पाएंगे? अगर हम घर से एक आदमी और औरत मदद करें तो ये काम जल्दी हो सकता है। हमें मिलकर काम करना होगा। मैं तैयार हूँ। हम अपने गांव को फिर से खुशहाल बनाएंगे। हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ। अपने बैल और औजार लेकर आऊंगा। चलो कल से काम शुरू करते हैं। गांव वालों ने सहमति से अगले दिन से काम शुरू करने का निर्णय लिया। अगले दिन गांव के लोग तालाब की खुदाई में जुट जाते हैं। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है। ये काम तो बहुत मुश्किल है। मिट्टी इतनी सख्त है कि फावड़ा भी नहीं चल रहा। सरला दीदी, हिम्मत मत हारो। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये तालाब जरूर तैयार होगा। बबलू, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम सरपंच बनने की तैयारी कर रहे हो। सरपंच बनूं या ना बनूं, लेकिन गांव का भला जरूर करूंगा। काम के दौरान सभी लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। कुछ बुजुर्ग पानी और खाना लाने का काम करते हैं, जबकि बच्चे छोटी मोटी मदद में लगे रहते हैं। लेकिन मिट्टी की सख्ती और गर्मी की वजह से काम धीमा चल रहा था। गांव वालों, अगर हम खुदाई पूरी नहीं कर पाए तो बारिश का पानी बेकार चला जाएगा। हमें अपने काम में और तेजी लानी चाहिए। पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। चलो शाम तक रुकने की बजाय रात में भी काम करते हैं। गांव वाले रात में मशाल जलाकर काम जारी रखते हैं। उनकी मेहनत रंग लाने लगी थी। कुछ दिन बाद तालाब तैयार हो जाता है। आसमान में बादल छाने लगते हैं और गांव वाले बारिश के इंतजार में बैठ जाते हैं। पिताजी, लगता है आज बारिश होगी। देखो बादल कितने काले हो गए। हाँ बेटा, ये हमारे मेहनत का ही फल है। भगवान हमारी मेहनत देखकर खुश हो गए। देखो, पानी तालाब में इकट्ठा हो रहा है। अब हमारी फसलें बच जाएंगी। ये हमारी मेहनत और एकजुटता का नतीजा है। हम सभी ने मिलकर अपने गांव को बचा लिया। ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमें इस पानी को बचाना होगा और भविष्य के लिए इसका सही उपयोग करना पड़ेगा। अगले दिन पंडित जगन्नाथ और धर्म सिंह गांव वालों के साथ पानी के संरक्षण पर चर्चा करते हैं। गांव वालों, बारिश का पानी हमें इतना मिला है कि अगर हमने इसे संभाल कर रखा तो हमारी खेती दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें पानी बर्बादी नहीं करनी है, उसे रोकना होगा। हर घर को अपने हिस्से का पानी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा। साथ ही हमें ज्यादा पेड़ लगाने होंगे ताकि बारिश नियमित हो। पंडित जी, आपकी बात एकदम सही है। हम सब इसे अपनाएंगे। गांव वालों की एकजुटता और मेहनत ने सूखे के कारण पैदा हुई समस्याओं का समाधान कर दिया। उनकी इस कोशिश ने ये साबित कर दिया था कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो किसी भी मुसीबत को हराया जा सकता है। उनकी कहानी अब आसपास के गांवों के लिए प्रेरणा बन गई। गांव में अब हरियाली लौट आई थी। तालाब में पानी भरा हुआ था। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं और गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन इस बदलाव का असली हीरो बबलू था, जिसने सुरेश की सच्चाई उजागर की और गांव को बचाने में अहम भूमिका निभाई।